यू के सभी शिक्षार्थियों और हेलो हल्द्वानी के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी, बदलते शहर की धड़कन। आज समाज कार्य विभाग से मैं कुशा सिंह और मेरे साथ डॉक्टर अपराजिता उपाध्याय जुड़ी हैं। हम आपके सामने एक बड़ी मज़ेदार आज बात करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं स्कूल सोशल वर्कर्स के बारे में। तो मैं यहाँ एक ज़रूरी बात करना चाहूँगी कि स्कूल सोशल वर्क होता क्या है। स्कूल सोशल वर्क सामाजिक कार्य का एक विशेष क्षेत्र है जो छात्रों की शैक्षिक क्षमता तक पहुंचने में सहायता करते हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए, कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक अलग विंग बना है, एक विशेष क्षेत्र है सोशल वर्क का। तो जैसे हम सोशल वर्क की बात करते हैं, हम आज डिस्कस करना चाहेंगे कि भारतीय हमारे सोसाइटी में कैसे स्कूल सोशल वर्क आए हैं। तो भारत में स्कूल सोशल वर्क की जो अवधारणा है वो अमेरिका से आई है। कार्ल रॉजर्स ने जो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच बनाई थी, पर्सन सेंटर्ड मतलब क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, इंडिविजुअल को सेंटर करते हुए, तो उस अप्रोच में अमेरिकन मॉडल आधारित था और अमेरिकन मॉडल में स्कूल सोशल वर्कर्स की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसी से प्रेरित होते हुए भारत सरकार ने स्कूल सोशल वर्कर्स की को अपनाया और सबसे पहले जो स्कूल सोशल वर्कर्स का जो नियुक्ति करी गई थी, वो करी गई थी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के तहत। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो है, उसने ढूंढा कि कैसे स्कूल सोशल वर्कर्स का होना बहुत ज़रूरी है स्कूल्स में और विद्यालयों में। और पहले इसका नाम स्कूल काउंसलर के रूप में था, पर अब हम इसको स्कूल सोशल वर्कर्स बोलते हैं। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो थी, उसको सबसे पहले लागू किया गया केरला में। केरला में सीडीसी जो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं, उधर टोटल 800 स्कूलों में ये नियुक्ति करी गई स्कूल सोशल वर्कर्स की। और उनका मेन जो रोल था वो ये रोल था कि उनमें जो बच्चे हैं और जो किशोर, जो हमारे बच्चे हैं, टीनेजर गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, उनकी इक्वल राइट्स पे काम करना। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे जो स्कूल सोशल वर्कर्स हैं, उन्होंने अपना काम शुरू किया। अब मगर भारत देश में बहुत तरह के स्कूल सोशल वर्कर्स आ गए हैं। अब बहुत सारा काम हो रहा है, अलग अलग फील्ड में जाते हैं स्कूल सोशल वर्कर्स। कहीं कहीं पे जो गांव में बच्चों की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, राइट टू एजुकेशन के लिए स्कूल सोशल वर्कर्स का काम होता है। काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जो इस पे काम कर रही हैं। जैसे वैसे देखा जाए तो स्कूल का जो काम है, स्कूल में जो बच्चे हैं, किशोर विद्यार्थी हैं, उनमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और टीचर के लिए अकेले संभालना इसको काफ़ी मुश्किल होता है ना। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि टीचर की सहायता के लिए एक और जो नियुक्ति करी जाती है वो होती है स्कूल सोशल वर्कर्स की। तो जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो गया, सेक्स एजुकेशन हो गया, और बच्चों में जैसे कहीं बुलिंग के केसेस होते हैं, उनको कैसे डील करना है। कई सारे परेशानियां बच्चे घर में पीड़ित होते हैं, तो घर तक उनके पहुंचना। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्कूल सोशल वर्कर्स की भूमिका होती है। और आज की डेट में हम देखते हैं कि स्कूल सोशल वर्कर्स काम करते हैं एक तरह से काउंसलर के रूप में, जो बच्चों की समस्याओं को डील करते हैं। बच्चे आज की डेट में पीयर प्रेशर में बहुत होते हैं, तो स्कूल काउंसलर्स वहाँ पर भी उनके साथ उनको अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर एज अ मोटिवेटर, क्योंकि बच्चों में आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है पढ़ाई का, मार्क्स का, उनको अचीव करने होते हैं 90%, 98%। बच्चों में बहुत स्ट्रेस होता है। तो एग्ज़ाम स्ट्रेस को लेते हुए एक मोटिवेटर के रूप में हम सोशल वर्कर्स को देखते हैं। फिर एडवोकेसी होती है, एडवोकेसी के रूप में एज एन एडवोकेट सोशल वर्कर्स काम करते हैं, एज ए मीडिएटर सोशल वर्कर्स काम करते हैं। कई जगहों पे जैसे अगर परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, तो सोशल वर्कर्स वहाँ जाके भी बात करते हैं, एनेबलर के रूप में काम करते हैं। और कई सारी थेराप्यूटिक्स होती हैं, जैसे स्टूडेंट्स को जो थेरेपीज प्रोवाइड करनी होती हैं, तो वहाँ पर भी स्कूल सोशल वर्कर्स काम करते हैं। इसके बाद मैं चाहूँगी कि मैडम डॉक्टर अपराजिता उपाध्याय जी हमें बताएंगी थोड़ा सा चैलेंजेस के बारे में जो स्कूल सोशल वर्कर्स डील करते हैं। धन्यवाद कोशा मैम। मैं डॉक्टर प्रस्तुत उपाध्याय अब आपको चैलेंजेज ऑफ स्कूल सोशल वर्कर के विषय में बताने से पहले एक एनईपी के तहत बात करना चाहूँगी। एनईपी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत विद्यालय संकुल स्कूल कॉम्प्लेक्स की एक अवधारणा है ना, जिसके अंतर्गत ही स्कूल सोशल वर्कर की नियुक्ति की बात की गई है। तो जो
विद्यालय संकुल है, इसका अर्थ क्या है? विद्यालय संकुल का अर्थ ये है कि जो कई सारे जो विद्यालय हैं वो मिलकर कोलैबोरेट, है ना, कोलैबोरेशन के साथ कार्य करें। और वो किस तरह से कार्य करें, जैसे कि अगर ऐसे देखा जाए तो जो कॉन्वेंट एजुकेशन स्कूल है और जो इंग्लिश मीडियम जो भी है, तो वहाँ पे तो एक स्कूल काउंसलर की नियुक्ति काफ़ी समय पहले से होने लगी है। लेकिन जब एनईपी के तहत कि हर स्कूल में, मतलब बस जैसे इंग्लिश मीडियम में तो उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति होती है मैम काफ़ी अच्छी होती है, तो वो अपॉइंट करते अफोर्ड हैं, कर पाते हैं, अफोर्ड कर सही पाते हैं और बात है। अपॉइंट भी करते हैं। लेकिन अब जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में नियुक्ति इसकी होती ही नहीं है, तो इसलिए इस पद का क्या किया गया है, सृजन किया गया है ताकि इसकी नियुक्ति हो। अब मैं बात करती हूँ चैलेंज ऑफ स्कूल सोशल वर्कर। क्योंकि स्कूल सोशल वर्कर जो होता है वो 4 लोगों के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है। वो 4 कौन-कौन से वो है व्यक्ति है? एक तो स्टूडेंट्स, दूसरा टीचर्स, तीसरा पेरेंट्स और लास्ट चौथा है स्कूल संस्था जी। एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी। तो स्टूडेंट के रिगार्डिंग जब वो स्कूल सोशल वर्कर काम करता है तो स्टूडेंट किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करता है पहले हमें ये समझना होगा। तो स्टूडेंट के जो इश्यूज हैं वो फीलिंग आइसोलेशन, है ना, अकेलापन, और स्टेटस फोबिया, कोई रिच है कोई पुअर है ना, कभी कभी ओवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स, कंपटीशन, एग्जाम प्रेशर, ये सारा कहीं ना कहीं मिस बिहेवियर ऑफ पीयर ग्रुप। तो ये सब छोटा छोटा जो इशू है ये एक स्टूडेंट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या है, बाधा के रूप बहुत में बड़ा काम इशू करता बन है। जाता हाँ, है। और छोटी सी चीज ही बड़े इशू के रूप सही में काम बात आ है। जाता है। जेंडर आइडेंटिटी इशू आजकल ये भी देखा जा रहा है। इसका इम्पैक्ट उस बच्चे पे, उसके कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, बिहेवियरल जो डेवलपमेंट है, उस पर बहुत निगेटिव पड़ता है। जब टीचर्स के रिगार्डिंग हम बात करते हैं तो जैसे सैलरी का कम होना, जी। एडमिनिस्ट्रेशन जो बॉडी है उनका ओवर बर्डन, है ना, जी। काम का एक्स्ट्रा बर्डन, काम में रुचि, तो ये जो टीचर के पास भी जैसे कलीग के साथ सामंजस्यता की कमी, है ना, तो ये कई छोटे छोटे एस्पेक्ट है जो कि उससे टीचर प्रभावित हो रहा है और उसका इम्पैक्ट उसके वर्क प्लेस पे, उसके काम पर, उसके वर्क एफिशिएंसी पे पड़ता है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बड़ा फिर इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत टीचर बड़ा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट, रोल होता है। एग्जैक्टली। और अगर टीचर ही हमारे सक्षम नहीं हो पाएँगे, तो फिर हम अपने स्टूडेंट्स का क्या देखते हैं हाँ, भविष्य? कैसे वो करेगा, और जब जी, टीचर निगेटिव अगर रोल प्ले करने लगा, है जी। ना, तो अब जैसे मानो कि वो सैलरी से नहीं सेटिस्फाइड है, वो साइड से पैसे बच्चों से मांगने, बच्चों पर अलग पैसा का प्रेशर पड़ रहा है। जी। बच्चों के अंतर्गत सुसाइडल एक्टिविटीज, डिप्रेशन का एक्टिविटीज, मर्डर केसेस कई सारे ऐसे देखे गए हैं जिसमें कि बच्चा एग्जाम टालने तक के लिए इतना बड़ा मर्डर कृत्य कर कर देता दिया है। जी। है ना, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स। तो ये तो टीचर स्टूडेंट के रिगार्डिंग बात हुई। पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ये होती है कि कभी कभी पेरेंट्स को लगता है कि हम बहुत अच्छा, मतलब क्या कर रहे हैं, अपब्रिंगिंग बच्चों को कर रहे हैं, बहुत अच्छा से लालन पालन कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ब्रोकन फैमिली, है ना, कोई चाइल्ड है सिंगल पेरेंट चाइल्ड, उसकी प्रॉब्लम्स अलग हो जाती है। ब्रोकन फैमिली जो परिवार में डिवोर्स का केस चल रहा है, तो वहाँ पे बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे होगी, उसकी स्कूलिंग कैसे हो रही है, माहौल उसका क्या उसको है। एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत हाँ, होती एक्स्ट्रा है। केयर की जरूरत होती है और उसका माहौल इतना पहले से ही निगेटिव है कि उसका वो कुछ पॉजिटिव सोसाइटी को दे ही नहीं पाएगा। जी। फिर उसके बाद स्टेटस बैरियर हो जाता है, आइसोलेशन, लैक ऑफ सिक्योरिटी, ये सारी छोटी छोटी चीजें पेरेंट्स के तरफ से भी इश्यूज बन के आती है, बहुत बढ़िया। जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़े पैमाने पे साइकोलॉजिकली पड़ता है। और यहीं पे सोशल वर्कर एज़ अ मीडिएटर काम करते जी हैं, जी बिल्कुल। पेरेंट्स के, टीचर्स के और बच्चों की और हाँ, और लाइफ संस्था को, के, और संस्था, संस्था हाँ, के जी। संस्था के लिए भी, जिससे हम्म, कि वो मीडिएट कर पाए अच्छे से। हाँ। जी, और यहाँ पे अब अगला एक आता है कि स्कूल का इशू, जो जी। संस्था है उसका क्या इशू है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है उनका एक अपना ही मैम एक स्ट्रक्चर होता है, फी स्ट्रक्चर हो गया और कंपटीशन बिटवीन अदर स्कूल, ये हो है ना। तो कभी कभी अभी जो स्कूल का फी स्ट्रक्चर है जो कि सबके लिए अफोर्ड कोई नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल। तो वो एक समस्या के रूप में आ जाता है। पेरेंट्स के लिए मेंटल प्रेशर का वो विषय बन जाता है। कई बार स्टूडेंट अच्छे होते हैं, पेरेंट्स पर अफ़ोर्ड नहीं कर अफोर्ड नहीं पाते। कर पाते हैं, प्लस बच्चों के लिए भी एक तरह से स्ट्रेस का इशू हो जाता है, बहुत, बहुत। एंजाइटी का इशू हो जाता है। तो ये कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे स्कूल सोशल वर्कर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब हम यहाँ बात करें चैलेंज ऑफ स्कूल सोशल वर्कर की, क्या उसको चैलेंज फेस करना पड़ता है। अब यहाँ बिल्कुल। होता क्या है कि जो स्कूल सोशल वर्कर है, अब वो एकेडमिक भी, टीचर उसको एकेडमिक रूप में नहीं देख रहा है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में नहीं देख रहा है, क्योंकि वो तो एक बीच का कड़ी है। तो बिल्कुल। यहाँ पे कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में वो ईगो के क्लैश की वजह से उसका रोल और भी संदिग्ध हो जाता है और उसको हेर दृष्टि से देखा जाता है बहुत बार, है ना, या उसको बहुत वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है जो इम्पोर्टेंस उसको देनी डिज़र्व करता चाहिए, है। जो जी, डिजर्व जी, करता जी। है ना। तो क्योंकि वो भी एक सक्षम है, वो MSW
पास आउट है, उसने भी उस सब्जेक्ट में पारंगत मतलब एक्सपर्ट है ना। स्कूल सोशल वर्क और इन सारे समाज कार्य के जो भी विधि हैं, जो भी प्रविधि है, जो भी सिद्धांत है, मूल्य है, दर्शन है, सबके बारे में पारंगत होने के बावजूद उतने अच्छे माने उतने अच्छे अचीवमेंट के बावजूद भी उसको उस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक उसके पास क्या है, एक चैलेंज का विषय बड़ा है, चैलेंज है, बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज है चैलेंज है। कि आपको आपके काम के प्रति इम्पोर्टेंस ना अप्रिशिएट देना ना और करना। अप्रिशिएट जी जी राइट वर्ड, अप्रिशिएट न किए जाना। जी तो ये मैम। उसके लिए एक जैसे उपेक्षा कर रहे हैं, तो वो उसके लिए क्या है, चिंताजनक विषय है। एक कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस कुछ होती है, हाँ। स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस कुछ होती है, हम्म। तो बीच में सोशल वर्कर्स भी फंस जाते हैं हाँ। कि वो क्या उनके लिए अपने क्लाइंट, क्योंकि हमारे हाँ। लिए एज अ सोशल वर्कर हम टीचर को भी अपना क्लाइंट देख रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी देख रहे हैं, पेरेंट्स को भी देख रहे हैं और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि हम किसकी ओर बढ़े ना, ये जैसे परेशानी, कभी काफी कभी परेशानी है। जैसे कभी कभी ये भी होता है कि स्टूडेंट जो है वो जानता है कि ये टीचर नहीं है मेरा, जी हाँ, तो जनरली स्टूडेंट सबसे ज्यादा एक होता है ना, फियर फैक्टर होता है टीचर के प्रति कि टीचर नंबर देंगे, पास करेंगे, बहुत सारी चीजें इस तरह की होती हैं। तो कहीं ना कहीं अब स्टूडेंट भी उस तरह का रिस्पेक्ट न दे, जी ठीक, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी उस तरह का रिस्पेक्ट न दे, जो टीचर है वो भी आपसे कॉम्पिटिट करने लगे या आपको सीरियस ना ले, या टीचर को ऐसा लगे कि इनको ज़्यादा सम्मान मिलेगा, इनकी बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, तो टीचर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं रोल कॉन्फ्यूजन, रोल कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति भी आ जाती है मैम, जिसकी वजह से जो स्कूल सोशल वर्कर है उसको एक अलग ही संघर्ष करना पड़ता है। जी वो मीडिएटिंग इन चारों के बीच में एक ब्रिज के बजाय उसको खुद ही अपना एक अस्तित्व का रक्षा करने का जरूरत पड़ जाता है। तो इस प्रकार से जो रोल है उसको आप समझाइए। जी मैम, तो जैसे आपने अभी बात करी, हम लोग अच्छे डिस्कस कर पा रहे थे कि कितने रोल्स हो गए हैं टीचर एज अ स्कूल सोशल वर्कर्स के। और एनईपी के तहत मैं अब बात करना चाहूँगी कि एनईपी के न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो सोशल वर्कर्स है, स्कूल सोशल वर्कर्स है, उनको भारत में एक ज़रूरी स्थान मिल गया है। और एक 5 उनके मेन लक्ष्य है, जो हम बोलते हैं 5 जो उनके इम्पोर्टेंट टास्क जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं इस बीच, वो है सबसे पहले मैं बोलूँगी ड्रॉप आउट रेट्स को कम करना, क्योंकि कई स्कूलों में बच्चे आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं, स्पेशली हम उत्तराखंड की अगर हम सिनारियो लें, तो कई दूर दूर से प्राइमरी स्कूल तक तो अगर बच्चे ने पढ़ाई कर ली, क्योंकि प्राइमरी स्कूल वहाँ उपलब्ध है, पर मिडिल स्कूल के लिए बच्चों को कहीं थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो काफ़ी सारी लड़कियाँ, काफ़ी सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं मैम, आगे पढ़ाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि स्कूल बहुत दूर है और उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। असली बात तो ये है कि स्कूल जाके करोगे क्या, धान कटाई का सीजन आ गया, यहाँ जाओ, ये करो, कुछ और काम करो, घास काट के लाओ, गाय बच्ची ध्यान दो। तो ये इस चक्कर में हमने बहुत देखा है कि पहाड़ों में ड्रॉप आउट रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं। मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल तक तो हर कोई जाता है, पर हाई स्कूल की पढ़ाई नहीं, कोई कोई बहुत ही कम हो नहीं जाती करते। है, क्योंकि उनके मोटिवेटर कोई नहीं होता। तो यहाँ पे हमने देखा है एनईपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है ड्रॉप आउट रेट्स को कम करना। तो एज अ जब स्कूल सोशल वर्कर्स एज अ मोटिवेटर जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, बच्चों के होम विजिट। अभिभावकों से बात करते हैं, उनके गार्जियन से बात करते हैं कि क्यों एजुकेशन आपके बच्चे के लिए, शिक्षा आपके लिए ज़रूरी है, और उसको हमें कम करना है, ड्रॉप आउट रेट्स को हमें कम करना है। दूसरा है राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत, तो उसमें जैसे आपको पता है कि 6 से 14 साल की उम्र तक सरकार निःशुल्क बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो इसमें जो सोशल वर्कर्स का रोल है वो यही है कि इसमें कैसे हम अपने स्टूडेंट्स को सही प्रोवाइड कर पाए एजुकेशन, और हम ये जो निःशुल्क सेवा है राइट टू एजुकेशन हर जगह पहुंच पाए, जो कि है, जो सरकार द्वारा आ गई है ये सेवा, मगर कई जगह पे पहुंच नहीं पाती है। तो यहाँ पर भी जो या पेरेंट इतना अवेयर नहीं है कि भेज जी रहे हैं बच्चों को, तो पेरेंट को कहीं ना कहीं मोटिवेट करना, एजुकेट करना, जी। सबसे बड़ी बात तो अवेयरनेस फैलाने की इसमें सोशल वर्कर्स का भूमिका है। जी। फिर है आंगनवाड़ी के अंतर्गत, जैसे कि हमने बताया कि जो प्राइमरी स्कूल को लिंक कर देना चाहते हैं, इस बार जो एनईपी में आई है जो हमारी बात, तो उसमें भी आंगनवाड़ी इस पूरे कार्य को अच्छे से करने के लिए, क्योंकि आंगनवाड़ी में हम देखते हैं कि बच्चे खाना भी खाते हैं, उनका हेल्थ का भी होता है आंगनवाड़ियों में। तो आंगनवाड़ी का जो काम है इसमें, जैसे भोजन माताएं होती हैं, तो इसमें उनकी न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखते हुए, अर्ली चाइल्डहुड केयर में न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखते हुए, उनके वज़न का भी ध्यान रखते हुए, जो टीके लगते हैं बच्चों को और जो दवाइयाँ मिलती हैं, इसमें भी हम स्कूल सोशल वर्कर्स की भूमिका देखते हैं। फिर जो इसमें एक ओवरऑल जो हमें स्कूल सोशल वर्कर्स को हर स्कूल में जो ज़रूरी है,
सबसे विशेष जो आवश्यकता है उसका ध्यान रखना है वो है जैसे पाठ्यक्रम सिलेबस में जो चेंजेस हैं अगर कोई हमें लग रहा है कि कोई बच्चा है अच्छा है, उसकी शायद डिसलेक्सिया के इशू है या कुछ और इशू है, बच्चे को डेवलपमेंट स्टडीज मतलब कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हम सिलेबस को कैसे चेंज कर सकें कि बच्चा अच्छे से अपना काम कर सके, अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। फिर है होलिस्टिक अप्रोच, एक पूरी की पूरी एजुकेशन में ऐसा नहीं कि अगर सिर्फ बच्चा म्यूजिक में अच्छा है मगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो हम पढ़ाई पे फोकस करें। तो इसमें ये भी है कि स्कूल सोशल वर्कर की जिम्मेदारी ये है कि बच्चे की टैलेंट को पहचानना, उनके पोटेंशियल को पहचानना और उनको एजुकेशन मतलब पढ़ाई के साथ साथ अगर वो किसी और चीज में भी एक्टिव है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, तो जैसे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कुछ गायन हो गया ना, आपका क्या बोलते हैं आर्टिस्ट, अगर कोई बच्चा अच्छा कला में अच्छा है तो वहां उसको पुश करना, उसको सपोर्ट करना, उसको मोटिवेट करना। फिर जैसे स्पेशल मेंटल हेल्थ केयर नीड होती है, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा डिसेबल्ड है, पढ़ाई में स्पेशल है, उसको अगर हेल्प चाहिए तो उसकी एक्स्ट्रा हेल्प करना। और फिर उसके बाद है वोकेशनल एजुकेशन में भी बच्चों को पुश करना। अगर किसी बच्चे की एजुकेशन पूरी नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, तो उसको एटलीस्ट वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से उसके एजुकेशन को पूरा करवाना। तो ये मेजर स्कूल्स के जो रूल्स हमने अभी देखे। और इसके बाद जो 5वां लक्ष्य है वो है प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करना। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बचपन में अपनी एजुकेशन छोड़ चुके थे, बचपन में उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया अपने स्कूल से, आधी अधूरी उनको अभी भी है लिटरेसी और न्यूमरेसी जिसके बोलते हैं। तो उसको हम उनको हम प्रोत्साहित करने के लिए, प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अच्छे कई जगह इवनिंग स्कूल्स होते हैं, तो उसमें भी सोशल वर्कर्स की भूमिका देखते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये 5 मेन लक्ष्य हैं सोशल वर्कर्स के। और जैसे मैम अभी आपने बताया कि कितने रोल होते हैं एक सोशल वर्कर के स्कूल में, बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, माता पिता अभिभावकों के साथ, संस्था के साथ और फिर वहाँ के जो टीचर्स हैं उनके साथ। तो मतलब यही है कि जो स्कूल से जैसे एक आपने वर्ड यूज किया होलिस्टिक अप्रोच का और एक पाठ्यक्रम का, इसके रिगार्डिंग मैं 2 चीज़ बताना चाहूँगी। पाठ्यक्रम मतलब मातृभाषा को प्रमोट करना, एक नैतिक शिक्षा को प्रमोट करना, जो कि मोरल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्माण करने में। अब जैसे इस समय जो अभी करंट में जो सूचनाएं आ रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, है ना, जो डॉक्टर्स नर्स वाला आपने सुना भी होगा पश्चिम बंगाल का, या अभी रुद्रपुर में भी इस तरह की इंसिडेंट हुई। तो कहीं ना कहीं शिक्षा तो है, लेकिन शिक्षा के बावजूद भी मोरल जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है, या उसका व्यक्तित्व में उस तरह से आत्मसात नहीं हो पा रहा है, जिसका रिजल्ट हमको इस तरह से देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी मतलब सोचनीय विषय है। तो एक तो इस पे भी बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है, और इस पे काम किया भी जा रहा है, क्योंकि शिक्षा को भी अभी पहले था कि सिर्फ इस मतलब कि 2 लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश, अब कहीं ना कहीं मातृ शिक्षा और जो मातृभाषा को भी प्रमोट किया गया है, रीजनल जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया जा रहा है, ताकि बच्चा किसी भी भाषा में चीज़ों को आसानी से सीखे। हमारा अब लक्ष्य क्या है कि कितनी आसानी से उस बच्चे को हम चीज़ों को क्या कर रहे सिखा सकें, है ना। और इसके रिगार्डिंग एक बहुत इफेक्टिव मतलब एनईपी का रोल है, जो कि अभी अब देखा जाए कि और कितने अच्छे से काम करता है। जी, तो इसी सब डिस्कशन से हमें अच्छा लगा। हम आशा करते हैं कि आप सबको भी स्कूल सोशल वर्कर्स के बारे में मालूम पड़ा होगा। धन्यवाद।